नमस्कार, स्वागत है आपका 24 घंटे 24 रिपोर्टर में। हाजिर हैं हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। दिन भर की भागम भाग के बीच अगर आपसे छूट गई हैं खबरें तो इस आधे घंटे में हमारे 24 रिपोर्टर लेकर आ रहे हैं दिन भर का हाल। सबसे पहले दिन की सबसे बड़ी खबर। काले धन को लेकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले योग गुरु बाबा रामदेव अब खुद कैमरे के सामने काले धन को लेकर बात करते पकड़े गए हैं। राजस्थान के अलवर में बीजेपी उम्मीदवार महंत चांदनाथ ने जब पैसों के लेन देन को लेकर रामदेव से बात की तो रामदेव ने उन्हें कैमरे के सामने चुप रहने को कहा। अच्छा, किसी में कहीं से पैसे लेने में बड़ी दिक्कत होती है, हमारे पकड़े नहीं गए। मत करो, अलवर राजस्थान के उन 5 संसदीय क्षेत्रों में से एक है जहां 24 अप्रैल को मतदान होना है। कैमरे पर बीजेपी नेता महंत चांदनाथ के साथ काले धन पर बात करते पकड़े गए बाबा रामदेव ने इन आरोपों से साफ इनकार किया है। वहीं जिस बीजेपी नेता महंत चांदनाथ के साथ बाबा रामदेव की बात हो रही थी, उन्होंने भी इन आरोपों को मीडिया की कल्पना करार दिया है। आदरणीय चांदनाथ जी ने ये कहा कि स्वामी जी आजकल यहाँ पर पैसे बहुत पकड़े जा रहे हैं। तो हमने इतनी सी बात कही, महाराज जी क्यों बिना मतलब की बावड़ी बातें कर रहे हो, किसके पैसे पकड़े जा रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसको अपने से क्या लेना देना। ये आप लोगों की कल्पना होगी, मैं तो आपसे ही सुन रहा हूँ। ये आप ही के रिकॉर्डेड है ना, कोई रिकॉर्डेड नहीं है, मैं तो आपसे सुन रहा हूँ और ये आपकी कल्पना होगी। राजस्थान के अलवर में काले धन के मुद्दे पर बीजेपी नेता से बात करते हुए कैमरे पर पकड़े गए योग गुरु रामदेव की कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस ने रामदेव को ढोंगी बाबा कहा है। उनको इस बात के लिए कानूनी उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और वो गिरफ्तार होने चाहिए, क्योंकि वो सारे इलेक्शन प्रोसेस को खराब कर रहे हैं। मेरा तो पकड़ा भी गया तो वो कह रहा बावले हो गए हो, मतलब कि काले धन की बात करते हैं और खुद काले धन से लिप्त हैं। ये इनकी राजनीति है। चुनाव आयोग से शिकायत में कांग्रेस ने यह भी अपील की है कि रामदेव और बीजेपी नेता महंत चांदनाथ के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। काले धन के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाले बाबा रामदेव अलवर में बीजेपी प्रत्याशी के साथ काले धन की बात करते हुए कैमरे पर कैद हो गए हैं। बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है, बात करते हैं मुख्तार अब्बास नकवी जी से। उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि वहाँ पर जो है वो जिस पर बवाल हो। अरे भाई, चुनाव में जो भी एक्सपेंडिचर कोई भी कैंडिडेट करता है उसका एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर होता है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो ऑब्जर्वर खुद होता है। एक सीमा है कि उससे ज़्यादा खर्च हो नहीं सकता। जो खर्च करेगा उसको वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा किसी ने रुपया बांट रहा था या नोटों की गड्डियाँ थी जो दिख रही थी। इंदौर में आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारी विरोध का सामना करना पड़ा। भूषण के कश्मीर पर दिए बयान से नाराज हिंदूवादी संगठन देवपथ के कार्यकर्ताओं ने उनको काले झंडे दिखाए और जमकर नारेबाजी की। इंदौर में विरोध के दौरान एक आदमी ने प्रशांत भूषण की टोपी भी गिरा दी। भारी विरोध की वजह से प्रशांत भूषण को प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जाना पड़ा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि ये बीजेपी की साजिश है। इनका कल्चर दिखाता है कि किस तरह के और इनकी बौखलाहट दिखाता है। कश्मीर में जंग सब गलत सबक ये लोग प्रचार करते हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि भाई कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है और फिर जब आप कश्मीरियों की बात करें तो कहते हैं आप पाकिस्तानी एजेंट हैं। प्रशांत भूषण पर इससे पहले भी कश्मीर पर दिए बयान को लेकर हमला हो चुका है। बनारस के मैदागिन के एक पार्क में कंपनी गार्डन में यहाँ अरविंद केजरीवाल आए हुए हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी है। यहाँ नरेंद्र मोदी 2 लाख वोटों से जीत रहे, चाहे कोई भी दुनिया का कोई भी आदमी। आप लोग बताइए, समर्थन में है अरविंद केजरीवाल आए हुए हैं। आप दिल्ली के यहाँ क्या करेंगे भैया? यहाँ पे तो मोदी की सरकार आनी है। हम लोग मोदी के फॉलोअर है और मोदी को ही चाहते हैं। एकदम उलट दूसरी ओर हम लोग चलते हैं। आप लोग बताइए क्या स्थिति है? यानी अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ मौजूद हैं। उसके बावजूद कंपनी गार्डन में जो मॉर्निंग वॉकर आए हैं उनका ये हाल है। जाहिर है ऐसे माहौल में अरविंद केजरीवाल बनारस शहर के अंदर जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर उनको विरोध का
करना पड़ रहा है। वो चिल्ला रहे थे मोदी मोदी मोदी। मैंने उनसे पूछा भी आप मोदी जी को प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाहते हो? उन्होंने 2-3 तर्क दिए, मैंने उनको कुछ कागज दिखाए, वो सारे कागज देखने के बाद वो पलट गए। तो अगर बातचीत हो, केवल गाली गलौज करने से तो आगे बात नहीं बढ़ेगी। मोदी के खिलाफ वाराणसी से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय पर बिहार के माफिया डॉन शहाबुद्दीन से AK-47 राइफलें खरीदने का आरोप लगा है। ये खुलासा बिहार के पूर्व DGP DP ओझा की एक रिपोर्ट से हुआ। बिहार के पूर्व DGP DP ओझा की 82 पन्नों की ये रिपोर्ट 2003 में बिहार के तत्कालीन गृह सचिव को भेजी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक अजय राय शहाबुद्दीन के आपराधिक सहयोगी थे। 1996 में शहाबुद्दीन ने बड़ी तादाद में कश्मीर से AK-47 राइफलें मंगवाई थी। उनमें से 8 से 10 शहाबुद्दीन ने रख ली, बाकी अजय राय और रांची के अपराधी अनिल शर्मा को बेच दी। अजय राय का भी नाम था, तो वो अगस्त 2003 में मैंने रिपोर्ट राज्य सरकार को दी थी। आपको बता दें कि जेल में बंद मुख्तार पर ही अजय राय के भाई अविनाश राय की हत्या का आरोप है। पिछली बार वो वाराणसी से ही चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार मना कर दिया है। अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुलासा किया है कि 10वीं पास कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के पास 2012 में 3.25 करोड़ रुपए की जमीन जायदाद थी। वाड्रा पर छपी अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2012 में वाड्रा के पास 324 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। 2012 में वाड्रा ने 72 करोड़ रुपए की संपत्ति बेची थी। उसके बाद वाड्रा के पास 252 करोड़ रुपए की जमीन जायदाद थी। अखबार के मुताबिक वाड्रा के लिए जमीन के सौदे महेश नागर नाम के व्यक्ति ने किए। इनमें से ज्यादातर सौदे 2009 से 2012 के बीच राजस्थान में किए गए। नागर ने हरियाणा में भी राहुल गांधी के लिए 2008 में 6.4 एकड़ जमीन खरीदी। अखबार में यह भी कहा गया है कि स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर ने महेश नागर से भी बात की। नागर ने माना कि उसने जमीन के कुछ सौदे जरूर करवाए थे, लेकिन वो कभी गांधी परिवार से नहीं मिला। द वॉल स्ट्रीट रिपोर्टर ने जब रॉबर्ट के प्रवक्ता से इस बारे में बातचीत की तो उनके प्रवक्ता ने कहा कि ये वाड्रा को बदनाम करने की साजिश है। वाड्रा के प्रवक्ता ने कहा कि राजनीतिक कारणों से बदनाम करने की साजिश चल रही है। वाड्रा के पास जमीन खरीदने और बेचने का अधिकार है। उन्होंने किसी से अनुचित लाभ नहीं लिया। रॉबर्ट वाड्रा ने जो भी किया वो कानून के मुताबिक किया। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल में यह खुलासा किया गया है कि 10वीं पास वाड्रा के पास साल 2012 में करीब 325 करोड़ की जमीन जायदाद थी। रियल्टी कंपनी DLF को सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के साथ कथित रिश्तों का खामियाजा इस चुनावी मौसम में उठाना पड़ रहा है। DLF के शेयर पिछले 3 दिनों में 12% से ज्यादा गिरे हैं। बीजेपी नेता उमा भारती ने 12 अप्रैल की रैली में कहा था कि अगर NDA की सरकार बनी तो जमीन घोटाले को लेकर रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेजा जाएगा। इसके बाद से ही इस कंपनी के शेयर फिसलने लगे थे। 11 अप्रैल को 180 रुपए पे रहे DLF के शेयर 16 अप्रैल को 156 रुपए पे आ गया। हालांकि आज ये थोड़ा सुधर कर करीब 159 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ। आपको बता दें कि सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने DLF लैंड डील घोटाले का आरोप लगाते हुए रॉबर्ट वाड्रा को घेरा था। इस चुनाव में बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी के राजनीति में आने पर दिए बयान में कहा है कि मेरी बहन अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, वो वही करेंगी जो उन्हें ठीक लगेगा। विजय कर्नाटक अखबार को दिए इंटरव्यू में राहुल ने कहा कि मेरी बहन की अपनी एक शख्सियत है और उन्हें जो रास्ता ठीक लगेगा वो उसी रास्ते को चुनेंगी। मैंने हमेशा उन्हें प्रोत्साहित किया है और उनके फैसलों का समर्थन किया है। आगे भी मैं ऐसा ही करता रहूंगा। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि वाराणसी में प्रियंका मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन परिवार ने उन्हें रोक दिया। इस खबर का खंडन करते हुए प्रियंका ने कहा था कि परिवार ने उन्हें कभी फैसला लेने से नहीं रोका। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, लखनऊ में दिल्ली के कांग्रेस विधायक हसन अहमद की पिटाई हुई है। अज्ञात युवकों पर हमले का आरोप लगा है। ये पिटाई हसन अहमद जिस होटल में रुके हुए थे वहीं पर कुछ लोग आए और उन्होंने हसन अहमद की पिटाई की। और अब हसन अहमद के भाई का कहना है कि कल वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, हसन अहमद बैठे हुए थे जिस होटल में लखनऊ में वो रुके थे और तभी कुछ लोग वहां पर आए और हसन अहमद की पिटाई कर दी। तो ये हसन अहमद हैं जो कि दिल्ली में कांग्रेस के विधायक हैं जिनकी पिटाई लखनऊ में हुई है। और ये लखनऊ के एक होटल की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर हसन अहमद ठहरे हुए थे और वहां
बैठे हुए थे और कल हसन अहमद के भाई दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देंगे अपने भाई की पिटाई के विरोध में। यूपी के अस्थायी शिक्षकों को वोट के लिए धमकाने के मामले में चुनाव आयोग ने मुलायम सिंह यादव को नोटिस भेजा है। मुलायम ने कहा था कि अगर वोट नहीं दोगे तो नौकरी पक्की नहीं है। 3 अप्रैल को बुलंदशहर की रैली में मुलायम सिंह यादव ने शिक्षा मित्रों यानी अस्थायी शिक्षकों को धमकाया था कि अगर उन्होंने लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया तो अस्थायी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। चुनाव आयोग ने इसी बयान पर मुलायम सिंह को शो कॉज नोटिस भेजा है। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार कमलेश वाल्मीकि के लिए प्रचार करने बुलंदशहर गए थे। पीएम पद के बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आज मुलायम सिंह यादव पर तीखा हमला किया। मोदी ने बलात्कारियों के बारे में मुलायम के बयान और दंगा पीड़ितों के लिए बने राहत शिविरों में बच्चों की मौत जैसे मसले उठाकर मुलायम को घेरने की कोशिश की। बलात्कारियों के प्रति कठोर होना चाहिए, लेकिन नेताजी मुलायम हो गए। यहाँ कौमी दंगे हुए, ठंड के अंदर रिलीफ कैंप पे छोटे छोटे बच्चे मर रहे थे। उस समय नेताजी को मुलायम होना चाहिए था, उन बच्चों की जिंदगी की चिंता करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पाए। नरेंद्र मोदी ने मुलायम पर यह हमला उनके गढ़ इटावा में हुई चुनावी सभा में किया है। आजम खान ने अपने विवादित बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया है। चुनाव आयोग ने आजम खान के प्रचार करने पर रोक लगा रखी है। यूपी सरकार के मंत्री और एसपी नेता आजम खान ने गाजियाबाद के मसूरी में विवादित बयान दिया था। कारगिल की पहाड़ियों पर फतह करने वाले हिंदू सैनिक नहीं बल्कि मुस्लिम सैनिक थे। इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने आजम खान के प्रचार करने पर पाबंदी लगा दी थी। आज आजम खान ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि वो राज्य में प्रचार करने से उन्हें रोकने के आयोग के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में आजम खान के साथ ही अमित शाह पर भी पाबंदी लगाई थी। कल चुनाव आयोग ने अमित शाह के माफी मांगने के बाद उन्हें प्रचार करने की इजाजत दे दी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का अपनी बहन सुप्रिया सुले के पक्ष में बारामती के वोटरों को धमकाने का मामला सामने आया है। 16 अप्रैल को अजित पवार एक वीडियो में बारामती के वोटरों को ये कहते हुए दिख रहे हैं कि अगर सुप्रिया को वोट नहीं दिया तो पानी के लिए तरसोगे। बारामती से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुरेश खोपड़े ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए अजित पवार का वीडियो भी पेश किया है। इस शिकायत के बाद इलेक्शन कमीशन ने इसकी जानकारी मांगी है। तुमच्या हातात उद्याच्याला मतदान करायचं बरोबर आहे। ऐका, उद्याच्याला तुम्ही काही जरी गडबड केली तर सुप्रियाला मी बाहेरची कडनं मतात नाही होणार बरोबर। पण जर कुठल्या गावांनी सबडक केली तर तिथलं पाणी सगळं बंद होईल। अजित पवार का वीडियो 16 अप्रैल का है, जबकि 17 अप्रैल को बारामती में वोटिंग हो चुकी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले 2 साल में इस तिमाही में सबसे ज्यादा लाभ कमाया है। पेट्रोकेमिकल्स में मार्जिन बढ़ने और एक्सपोर्ट में तेजी आने से ऐसा हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने साल 2013-14 की चौथी तिमाही में 5,631 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया है, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि से थोड़ा ज्यादा है। 2012-13 की चौथी तिमाही में कंपनी ने 5,589 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने साल 2013-14 में कुल मिलाकर 21,984 करोड़ का मुनाफा कमाया है, जो देश में किसी भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी का सबसे ज्यादा मुनाफा है। बहुत सारी दिक्कतों के बाद आखिरकार मुंबई का सबसे महत्वाकांक्षी प्रकल्प मतलब सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड आखिरकार आज मुंबईकरों को खुला कर दिया गया है। हम फिलहाल सांता क्रूज के छोर पर खड़े हैं और यहीं से जो है सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड की शुरुआत होती है। ये 6.5 किलोमीटर के स्ट्रेच का बड़ा ब्रिज है जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को जोड़ता है। जो अंतर पार करने को 1 से 1.5 घंटा लगता था, उसी अंतर को ये जो रास्ता है, ये जो लिंक रोड है, वो सिर्फ 15 से 20 मिनट तक पूरा किया जा सकता है, ऐसा MMRDA का दावा है। ये वेस्ट से लेके ईस्ट में जाने के लिए हमें जो 1.5 से 2 घंटा लगता था, उसके माध्यम से अभी जो है हमें सिर्फ 1.5 से 2 मिनट लग रहा है इसके लिए। यानी बहुत ही अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ। दिल्ली में 69 साल के कारोबारी के पेट से 12 सोने के बिस्किट निकले हैं। हालांकि इस शख्स ने डॉक्टर्स को बताया था कि यह सिंगापुर से भारत आया था। फिलहाल कस्टम विभाग इस जांच में जुटा है कि आखिरकार ये शख्स इन बिस्किट की स्मगलिंग कहां से करके
भारत ला रहा था। डॉक्टरों के मुताबिक धर्मराज नाम का एक कारोबारी हाल ही में सिंगापुर से लौटा है। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने कस्टम विभाग को भी खबर दी है। पुलिस के मुताबिक ये शख्स दिल्ली के पश्चिम विहार में रहता है और इसका प्रॉपर्टी का बिजनेस है। पेट में दर्द की शिकायत के बाद वो अस्पताल में भर्ती हुआ था। डॉक्टरों ने उसके पेट से 12 बिस्किट निकाले हैं। हर बिस्किट का वजन 33 ग्राम है। धर्मराज अभी अस्पताल में ही भर्ती है और पुलिस और कस्टम विभाग इससे पूछताछ की तैयारी में है। पिछले कुछ समय से सरकार ने भारत में सोना इंपोर्ट करना महंगा किया है। पद्म भूषण से सम्मानित भारतीय मूल के होटल कारोबारी संत सिंह चटवाल को अमेरिका में गैर कानूनी चुनावी चंदा देने का दोषी पाया गया है। उन्हें 25 साल तक की सजा हो सकती है। न्यूयॉर्क कोर्ट ने संत सिंह चटवाल को अमेरिकी संसद का चुनाव लड़ रहे 3 उम्मीदवारों को काला चंदा देने और चुनाव कानून का उल्लंघन करने का दोषी माना है। इन उम्मीदवारों में एक नाम हिलरी क्लिंटन का माना जा रहा है, जो 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगी। इस खुलासे के बाद उन्हें पद्म भूषण दिए जाने को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि होटल कारोबारी संत सिंह चटवाल के कई भारतीय राजनेताओं से भी नजदीकियां बताई जाती हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता मशहूर लैटिन अमेरिकी उपन्यासकार गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूज नहीं रहे। 87 साल के मार्क्यूज का मैक्सिको सिटी में निधन हुआ। मार्क्यूज ने अपने उपन्यास 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड से दुनिया भर में शोहरत बटोरी। 1967 में पहली बार छपे इस उपन्यास का 25 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ। इसकी अब तक 5 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। बतौर पत्रकार अपना कैरियर शुरू करने वाले मार्क्यूज ने अपने उपन्यास और छोटी कहानियों के जरिए लैटिन अमेरिका में फैली गरीबी, अन्याय, अंधविश्वास और भेदभाव पर गहरा चोट किया। गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूज को 1982 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। लव इन द टाइम ऑफ कालरेला, आइटम ऑफ पैट्रियार्क उनकी मशहूर किताबें हैं।